एक्टिव लर्निंग इज़ व्हेन द लर्नर जो सीख रहा है वो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और उसका दिमाग क्या हो रहा है, वो इंटरैक्टिव हो रहा है, वो क्लास में कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्स, जैसे आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिव है ना, मैं 10 बार बोलती रहती हूँ बोलो भाई, तो आप लोग क्या करते हो, फिर एक शब्द निकलता है जी मैम, है ना। तो ये कैसा लर्निंग है, क्या ये एक्टिव लर्निंग है जो आप कर रहे हो, वो एक्टिव लर्निंग नहीं है। आप लोग ऐसे बैठ जाते हो, कहानी सुनते हो, आधा समझते हो आधा नहीं समझते, और फिर हम लोग अपना टाटा बाय बाय होता है और फिर अपने घर, ठीक है, 4 क्वेश्चन किया, टिक लगाया, एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ, दिमाग गया, बुक गया साइड। तो ये लर्निंग जो है वो फलदायी नहीं होगी। उसके लिए आपको ये जो म्यूट वाला बटन है उसको हटा के बार बार इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो व्याख्यान या लेक्चर व्याख्यान या लेक्चर मेथड जो होता है उसमें शिक्षक क्या करता है, जैसे मुझे अगर गांधी के बारे में पढ़ाना है तो मैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रीति जी, म्यूट है आप, म्यूट किया हुआ है आपने, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, इट्स ओके, ठीक है। और अगर 10 साल वैकेंसी नहीं आएगी तो तुम लोग पोते के साथ भी बैठ के क्लास करते मिलोगे, अभी तो बाल ही बच्चा हुआ है। बिहार सरकार को चिट्ठी लिखो तुम लोग, जल्दी से बहाली ही निकालो है ना। सो चलिए लेट्स कम टू द फैक्ट कि व्याख्यान विधि एक पारंपरिक, मतलब ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिससे कि पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया, गांधी जी के ऊपर अगर मुझे उनके 2 प्रिंसिपल्स को पढ़ाना है तो मैं वन साइडेड इन डिटेल अगर कोई चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बिना रखे आपको चीज़ों को समझाऊंगी, और लास्ट में शायद मैं एक बार क्वेश्चन आंसर के लिए क्लास को ओपन करूँ कि अब जिसको नहीं समझ में आया वो ये चीज़ों को बताओ। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि जो है दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस को ला रही हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। नाउ ओके, आइए 6 नंबर के बाद अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनम्यूट करके बताओ। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोल प्ले विधि की कमियां है। ये भी एक मेथड है, ये भी अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, लेकिन रोल प्ले क्या होता है, जब उसमें ए है, जब तक किसी अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित और निगरानी नहीं की जाती है तब तक ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन, ये इतना बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी, ठीक है, एक्टिव रखिएगा दिमाग को। दूसरा है, यह एक नीरस विधि है जिसमें कोई रस नहीं है। तीसरा है, सीखने की प्रक्रिया को घटाता है, मतलब इसमें जो है इसमें जो नीरस विधि है। और चौथा क्या कह रहा है कि ये सीखने की प्रक्रिया को घटाता है, लर्निंग कम होती है। चौथा, यह ज़्यादा समय लेने वाली विधि नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्या लगता है आपको, सही आंसर क्या होगा बताएं। क्या होगा 7th का, रोल प्ले विधि की कमी क्या क्या है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। जब तक अच्छी तरह, रोल प्ले क्या हो रहा है, रोल प्ले बताओ, अनम्यूट करके बताइए ज़रा। देखो क्लासरूम में खेलते खेलते, जब आपने कभी बच्चों को टीचर खेलते देखा है या मम्मी पापा बनते देखा है बचपन में, आपने देखा है बच्चे खेलते हैं तो बहुत बार बच्चे, लड़कियां जो होती है वो प्रायः मम्मी का रोल ले लेती है और लड़के जो होते हैं वो पापा बन जाते हैं, वो सब्ज़ी लाते हैं, बाइक पे जाते हैं, इस तरह का गेम देखा है बच्चों का। अनम्यूट करके बताएं ज़रा, ये देखा है अपने बच्चों में ये प्रवृत्ति कि वो रोल प्ले करते हैं, मतलब वो बड़े बनना चाहते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इस विधि में छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं में खेलने के लिए कहा जाता है, और इससे क्या होता है कि इनको मतलब अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये योजनाबद्ध होना चाहिए, अच्छे से निगरानी में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ए हो जाएगा। ये क्रिटिसिज्म क्या कह रहा है कि रोल प्ले विधि की कमी क्या है, जब तक ये अच्छी तरह योजनाबद्ध और अच्छी तरीके से निगरानी में नहीं की जाए तब तक इसकी कमी को दूर नहीं किया जा सकता। सो हेयर द ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ें।
चलिए 8 नंबर को देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्या कह रहा है? आर्मस्ट्रॉन्ग किसके प्रतिपादक थे? चलिए ये समस्या को अभी छोड़ देते, आर्मस्ट्रॉन्ग की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी मैंने इनको हैंडल नहीं किया है ना। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे आज एक्चुअली आप लोगों को जीन प्याजे की तरफ भी ले जाना था बट वो होगा नहीं। सो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन नंबर से आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6 7 उतना आई थिंक गलत स्क्रीन शेयर हो गया, गलत शेयर हो गया। एक सेकंड, दिख रहा है स्क्रीन? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8 अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। यहाँ क्या कह रहे हैं? शिक्षक को शिक्षण कार्यों की योजना कैसे करनी चाहिए बताइए? छात्रों की क्षमताओं और रुचियों के अनुसार, या छात्रों के प्रदर्शन, छात्रों की प्रतिक्रिया, या अन्य शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य? छात्रों की क्षमता और रुचियों। और क्षमता और रुचि को कैसे मापन करेंगे? कैसे मैप करेगा टीचर? कैसे जानेगा? बताएं। शिक्षक को शिक्षण कार्य की योजना छात्रों की, बात तो सही आप बोल रहे हैं, आंसर इज राइट, ठीक है। यही मैं कर देती हूँ, आंसर जो है वो आपका यही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आंसर इज़ राइट। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाएं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा दाएं बाएं भी करे तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में इस बार हम लोग फंस जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा दोबारा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक को शिक्षण कार्यों की योजना छात्रों की क्षमताओं एवं रुचियों के अनुसार बनानी चाहिए, बात सही है। चलिए, लेकिन क्या हुआ? शिक्षक को छात्रों की मौजूदा क्षमता, सीखने की शैली, मतलब एक टीचर ना, जैसे मैं आप लोग को देख रही हूँ तो मुझे ओवरऑल पता चल गया है कि मुझे किस लेवल तक जाना है, कितने पानी में उतरना है, ठीक है। ये आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो टीचिंग। कितने लोगों ने किया है माइक्रो टीचिंग का क्लास? जो बीएड वाले में मैंने बताया था कि 6 मिनट पहले लेसन प्लान पढ़ाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं अपने पीयर ग्रुप से, याद है माइक्रो टीचिंग? आप पुरानी चीज़ों को भूलते चलोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी बताओ। अब माइक्रो टीचिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ाऊँ या फिर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ, क्योंकि ये तो ईज़िली आप कर लिए ना, इसमें थोड़ा घुमा भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कैसे मापन करेंगे कि बच्चे को कि ये बात तो आपने बोल दी कि नहीं क्षमता और रुचि, लेकिन क्षमता और रुचि का कैसे टीचर समझेगा कि इनकी रुचि क्या है, क्षमता क्या है? शिक्षक कार्यों की योजना बनाते समय छात्रों की क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखना आवश्यक, क्योंकि हर छात्र, जितने भी छात्र हैं, क्या उनकी रुचि सिमिलर होगी और क्षमता एक जैसी है? क्या आप जितने बच्चे हो उन सब की क्षमता और रुचि एक जैसी है? यदि शिक्षण योजना छात्रों की विशेष क्षमता और रुचियों के अनुरूप होती है तो यह उनके सीखने की लर्निंग का जो प्रक्रिया है उसको ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा अगर देख रही हूँ कि इन जनरल क्लास जो है, जैसे अभी आपने माइक्रो टीचिंग का जवाब नहीं दिया, तो आइडियली क्या बनता है कि मैं आपको बैठ के अभी माइक्रो टीचिंग पढ़ाऊँ, लेकिन मैं यहाँ दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग के ऊपर एक पूरा आधे घंटे का वीडियो है, आप जाइए उसको देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप ये क्लास करो। जो व्यक्ति अभी जो मैं जूम पे पढ़ा रही हूँ इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो इसी क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपको फिर से आपको पैसे लगेंगे, प्लस आपको कोई समझाएगा इतना पर्सनल वे में, इतने कम मतलब इतने प्रॉक्सिमिटी में नहीं समझाएगा, या हो सकता है समझा दे, हो सकता है आप बाद में करो, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। स्पेशली जब हर दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया, माइक्रो टीचिंग का वीडियो आज आप देखेंगे। मैंने 2 चीज़ें बोली जो आज आपको क्लियर करनी है।
सबसे पहले क्या बताया था? गार्डनर का, याद आया? गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिख लो, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। और दूसरा मैंने क्या बताया? माइक्रो टीचिंग। ये दोनों वीडियो प्लीज़, बाकी आप देखो नहीं देखो, आप कुछ करो नहीं करो, लेकिन आप इसको ज़रूर देख लेंगे आज, माइक्रो टीचिंग और गार्डनर का, ये दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पेज को कोशिश कर रही हूँ कि आज डिस्कस कर लूँ, क्वेश्चन टफ नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? विचारों तेजक प्रश्न पूछना, इसका क्या है? उदाहरण है। अन्वेषण करना, विस्तृत करना, संलग्न होना, स्पष्ट करना। बताइए, ये पढ़ाया नहीं गया है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको कुछ आइडिया हो रहा है। अन्वेषण करना। थोड़ा और समझाओ। कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए एक विचारों मतलब एक टीचर नहीं, बहुत बार ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा क्वेश्चन जिससे ये याद करो, मैंने एक क्लास में बताया था कि बच्चे विंडो से बाहर देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं, है ना। आप क्लास में पहुंचते तो आप क्या करोगे? आप उनका ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करोगे? तो आप क्या करोगे? पहले खिड़की पे जाओगे, बच्चों के साथ बारिश की बूंद को देखोगे, फिर बोर्ड पे आओगे और कुछ पूछोगे। जैसे आप पूछ सकते हो उनसे कि बताइए बच्चों, इस साल सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है? तो उससे क्या होगा? बच्चे संलग्न होंगे, मतलब इंगेजमेंट बढ़ेंगे, छात्रों में चर्चा सक्रिय रूप से होगा ना। जहाँ आप कोई सवाल, अभी मैं आपसे सवाल पूछूँ, आप एक जगह होते एक दूसरे से कानाफूसी करते या अपने दिमाग में सोचना शुरू करते, तो इससे क्या होता है? शिक्षण जो है वो अगेन वो बहुत एक्टिव होती है, बच्चों का इंगेजमेंट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करने और विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर, मतलब कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से है बताओ? ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस चीज़ से पूछा जा रहा है? और जिसने भी जो है वो ये है संलग्न करना बच्चों। संलग्न करना मतलब क्या हो गया? इंगेज करना। इंगेजमेंट होता है ना, जब कोई टीचर आते ही कोई मतलब सवाल पूछते कि क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि आज हमारे शहर में क्या हुआ, तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा? पूरा जो है इधर उधर अगर था तो वो सीधे सीधे शिक्षक और बोर्ड की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव करने में टीचर को मदद कर रही है। बच्चा अगर इधर उधर देख रहा है, सोच रहा है, तो वो क्या करेगा? वो धीरे से जो है वो बोर्ड की तरफ देखने लगेगा। चीज़ें क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। शिक्षण और सीखना समग्र शिक्षक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा है। बताओ, ये बहुत ध्यान से बताना, तुरंत मत जवाब दे देना। प्रक्रिया, उद्देश्य, गतिविधियाँ, भागीदारी। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। अच्छा, ये तो हम लोग ने कर लिया ना क्वेश्चन। ये तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण। अब बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया माइक्रो टीचिंग से। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो क्या होता है? माइक्रो टीचिंग होता है। बताओ अब तुम, अगर तुम नहीं पढ़े माइक्रो टीचिंग, बस आधा घंटा ध्यान देना था, मैंने 3 बार पढ़ाया। आप एक बार जाके विज़िट कर लीजिए। यूट्यूब का बेनिफिट ये है कि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे फिर आप ग्रुप में लिख देंगे तो मैं उसको रिपीट भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़ायदा ये होना चाहिए कि आपको समझ में आए। तो ये क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो है, अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण, मतलब ये क्या क्या कहाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा पहले बताओ? कि किसी को याद है? कोई तो होगा। बहादुर, कितना होगा? 5 से 10 मिनट तक होगा। इसका उद्देश्य शिक्षण विधियों और तकनीकियों को सुधारने के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक। अच्छा, यहीं तक रखती हूँ, 11 हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता देती हूँ। चलो देखो, माइक्रो टीचिंग जो होता है, ठीक है, प्रायः माइक्रो टीचिंग का जो प्रक्रिया है ये किया क्यों जाता है?
सो दैट माइक्रो टीचिंग आप पहले तो करते कहाँ हो। बहुत तरह की माइक्रो टीचिंग होती है, एक तरह की नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे आप जब टीचिंग सीख रहे हो, बीएड में हो, डीएलएड में हो, अलग अलग कोर्सेज में हो, आपका भी जो है वो बिहार में कहीं भी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आ ही जाता है, तो आपको भी इसमें सिर फोड़ना ही है। तो उसमें करना क्या होता है कि टीचर्स जो है वो अपने, जैसे मैं शिक्षण सीख रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने जो भी मेरे पीयर ग्रुप है, क्लासमेट्स हैं, उनके सामने मैं अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करूँगी, डेमो क्लास, ठीक है। तो डेमो क्लास जो है उसी वैसा ही डेमो क्लास जो है वो स्टूडेंट के सामने दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप लेसन प्लान पहले से बना के आते हो, एक टॉपिक को डिसाइड करते हो कि मुझे ये पढ़ाना है, उस पर आप पूरा अपना लेसन प्लान बनाते हो। लेसन प्लान भी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर लेना लेसन प्लान में क्या क्या होता है, ये सब पूछे जानती हो, बहुत सिंपल है, मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार देख लो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इससे ईजी सब्जेक्ट नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप क्या किए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप घर से प्लान बना के गए, उसके बाद आप जो है वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करेंगे अपने किसके सामने, तो अपने फेलो मेंबर्स के सामने। वहाँ कोई स्टूडेंट तो नहीं है, सारे आपके फेलो मेट्स हैं जो आपको फीडबैक देंगे। जब आपने 5 मिनट पढ़ा लिया, 6 मिनट्स प्राय माना जाता है, एनसीईआरटी में भी सूक्ष्म शिक्षण को 6 मिनट ही दिया गया है, ठीक है। सो जब आप 36 मिनट इंडिया में मानते हैं, 45 मिनट वेस्ट में मानते हैं, अमेरिका में 45 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, इंडिया में अगर पूछा जाए तो 36 मिनट की क्लास होती है। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीज़ें। अगर टाइम पूछ देगा कि टीचिंग के लिए कितना समय मिलता है, तो 6 मिनट टीचिंग हुई, उसके बाद आप फेलो 5 मिनट आपने पढ़ाया, फिर आपके जितने भी फेलो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपको अपना फीडबैक देंगे कि भाई जो तूने पढ़ाया ना, तो उसमें ये सारी कमियां थी, ये अच्छाई थी। उसके आधार पे तुम क्या करोगे, रीप्लान करोगे अपने लेसन को। तो रीप्लानिंग के लिए आपको फिर से 12 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। फीडबैक के लिए 6 मिनट, टीचिंग के लिए 6 मिनट, रीप्लानिंग को सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है कि आप अपने जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप रीस्ट्रक्चर कर लो, दोबारा से बना लो। फिर आप उसी टॉपिक को जो है, आपको जो भी आपके मतलब आपके फ्रेंड्स ने फीडबैक दिया, उसके आधार पे आप उसको रीप्लान करते हो और फिर आप रीप्रेजेंट करते हो या रीटीच करते हो, ठीक है। अगेन रीटीच के लिए आपको 6 मिनट दिए जाते हैं और फिर आपको रीफीडबैक मिलता है। क्लियर है, क्या क्या है स्टेप। नंबर 1, आप घर से लेसन प्लान बना के आते हो, आपको जितना घंटा लगे आप लो। उसके बाद आप क्या करोगे, रीप्लान करने के बाद प्लान करने के बाद, तो प्लानिंग का टाइम नहीं जोड़ते हैं। पहली बार जो प्लानिंग की जाती है घर में की जाती है, इसीलिए ये क्लासरूम में नहीं है, तो वो उस टाइम बैंड को हम नहीं जोड़ते हैं। सबसे पहले आप टीच करेंगे, टीचिंग के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 6 मिनट। देन 6 मिनट के क्लास के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने पीयर ग्रुप, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स या फेलो मेंबर्स हैं, उनसे आप फीडबैक लोगे कि मैंने कैसा पढ़ा है। वो आपको बताएंगे भाई तू बहुत फास्ट बोल रहा था, तुझे और एग्जांपल्स देने चाहिए थे, तू ना ऐसा करके तू कुछ स्टूडेंट को कुछ डेमो दिखा, या फिर तू इस चीज़ को और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर। तो तुम्हें कुछ फीडबैक्स मिले अपने टीचिंग पे, उस फीडबैक को फिर तुमने क्या किया, फीडबैक को कलेक्ट किया और 12 मिनट में फिर तुमने उसी प्लान को रीप्लान किया। और फिर तुम क्या करते हो कि फिर से अपने फ्रेंड्स के सामने उसी चीज़ को रीटीच करते हो, दोबारा पढ़ाते हो, जिसमें कि इस बार आपके फ्रेंड्स के फीडबैक भी शामिल हैं। और फिर आप दोबारा उनसे फीडबैक लेते हो, इसके लिए भी 6 मिनट दिए जाते हैं। टोटल 36 मिनट का टाइम होता है और इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या बात समझ में आई इस बार? क्लियर है? एटलीस्ट म्यूट हो तो थम्स अप ही कर दो कि हाँ नहीं समझ में आ गया, गूंगे बहरे इंसान। ओके गुड। सो आज हम यहाँ तक रख रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण तक कर रहे हैं। मैं आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप बोलो तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँ, आप अपने से ट्राई करेंगे? भेजूँ या ऐसे ही क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे? भेज दीजिए, खुद से देख लेते हैं, फिर क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस तो भरमार है रे बाबू, वो क्वेश्चंस की कमी कहाँ है? जहाँ ढूंढिएगा, यूट्यूब खोलिए, लिखिए क्वेश्चंस, तो आपको 1000 लोग मिलेंगे जो खड़े हो गए हैं, माइक लगा लिए यहाँ पे और फिर शुरू हो जाते हो बोर्ड पे लिखना। लेकिन आपको समझना क्या है, यहाँ पूरा कौन सा माइक्रो टीचिंग नहीं आता है। माइक्रो टीचिंग में अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, चलो देखती हूँ किसका दिमाग तेज है, फटाक से बताना। चलो मुझे बताओ कि रीप्लान को कितना मिनट दिया गया है?
इसीलिए बच्चे को सामने पढ़ाना चाहिए, तब दो ठुकैया लगा सकते हैं। फ़ोन पे तो मारेंगे तो मोबाइल टूटेगा। 12 मिनट। वाह संगीता, चलो आज मैं तुम्हारा नाम लिख लेती हूँ, जब तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुमको एक टॉफ़ी दूँगी मोटिवेशन के लिए। गुड, वेरी गुड। टोटल टाइम कितना है? 24 मिनट। बट फिर गलत गया टॉफ़ी। 36 मिनट। 36 मिनट, ओके। चलो एक सवाल और पूछती हूँ। क्या सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स के सामने की जाती है या अपने फेलो मेंबर्स के सामने? अपने फेलो मेंबर्स से। गुड अभिनव, गुड गुड। तुम लोग मत बोलना, कुंती और ये प्रीति और ये एकता रानी जो भी हैं, ये तो साइलेंट मोड, ये तो पूरे सन्यासी मोड में। वो तो है भी कहाँ है, वो क्या कर रही हैं पता नहीं, ना शक्ल दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास जो है वो मोस्ट लाइकली मंडे को मैं रखूँगी, जिसमें कि जॉन पियाजे को पढ़ेंगे। और ये जो MCQ का छूटा है मैं अभी शेयर कर देती हूँ, इसको एक दिन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इसी बेस पे रहेंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत टफ नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फाइनली। चलो मैम टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का, 30 मार्क्स। तो लाइब्रेरी साइंस अगर दाएं बाएं आपका हो भी रहा है तो अगर आप ढंग से टीचिंग एप्टीट्यूड करते हो तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान है। अभी हम लोग एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीन पियाजे, 2-4 और हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक मैंने ब्लूम्स के बारे में आज बताया, फिर से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लो एक बार, यूट्यूब पे जाके देखिए ना। मेरे सारे क्लासेस में ऐसे ही करके आपको समझाया हुआ है। जूम को ही मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, उसमें भी बच्चों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। नहीं आए तो फिर आ जाना, एक बार लिख देना मैम डाउट क्लास में ये पूछना है ये पूछना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो आपको है ना, बड़े बच्चे हो आप लोग। अब जैसे अभी अगर मैंने ऑलरेडी आपको गार्डनर पढ़ाया, मान लो आप क्लास में आके नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट आप जाके वहाँ वीडियो तो अपलोडेड देख सकते हो कि गार्डनर कॉन्सेप्ट है क्या। ऐसे ही एकदम आम भाषा में बताया गया है, कोई हाई फाई भाषा भी नहीं यूज़ किए गए। कोई दिल्ली का तो टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा, आपके अपने बीच में ही कोई आपको पढ़ा रहा है। तो आपको सिंपल भाषा में हिंदी में करके चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझाया जा रहा है। पढ़िए, तो कोशिश तो शुरू कीजिए पढ़ने की। 2 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, ठीक है। मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जीन पियाजे जी को पढ़ेंगे, जीन पियाजे आएंगे ही आएंगे। जीन पियाजे से एक सवाल रहता ही रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा जीन पियाजे को समझाने में। बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जीन पियाजे से, एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। स्कीमा ये वो कुछ हैं, उसके इन्वायरमेंट क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, बच्चा कैसे सोचता है, इनके हाथ में जो बच्चा है वो उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके हाथ में जो बच्चा था अभी उसकी साइकोलॉजी क्या है, 11 साल का बच्चा है वो कैसे सोचता है, उसका मानसिक विकास क्या है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड में एक जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। योगदान भी है, क्रिटिसिज्म भी है, उनकी बुराई भी बहुत की गई है, क्योंकि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना वो अपने बच्चे पे ही कर डाले थे तो इसीलिए जो है इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। मज़ा आएगा, क्लास करोगे इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।